मैम। हेलो। इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे ही हैं केटीजी थर्मो में, तो कोई ऐसा नहीं है, कम ही टॉपिक्स हैं। रविंदर, बेटा केटीजी और थर्मो में तो टॉपिक ही बहुत थोड़े हैं, है ना। उसमें तो टॉपिक्स ना बहुत गिने चुने हैं, तो उस पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है केटीजी थर्मो। मैम मैंने सारी रिकॉर्डिंग देखी थी, बस क्वेश्चन रह गए लगाने में। मैंने तुम्हें एक ही तो दी थी, 3.5 घंटे की थी ना वो। हाँ जी। उसमें समझ आ गई थी ना चीजें। हाँ जी। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम्हें। हाँ जी मैम। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस 25 और 24 2 साल के लगाने हैं। आज क्या करेंगे भाई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राहुल। आज का टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे वेव्स, ठीक है। वेव्स में मोस्टली क्वेश्चन साउंड वेव से ही आते हैं, बट फिर भी मैं पूरा वेव्स कवर करा दूंगी। आज हम पूरा जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आते हैं, सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। कल 2025 के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, 25-24 दोनों के। रेडी हो? जाने दो। 12th को बीच में भूल मत जाना, 12th को साइड बाय साइड करते रहना कि मैं 12th नहीं। सौम्या, आज हम वेव कराएंगे आंचल, तो शायद तुम लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि समझ आए, जहां समझ ना आए पूछ लेना, और जितना मैं समझा रही हूँ बस उतना ही समझना है, उससे ज्यादा क्यों क्या कैसे इतना नहीं सोचना, ठीक है। यस मैम। कम समय है, कम समय में जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना समझाऊंगी। क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे, एट द एंड सवाल बनने चाहिए, वो बन जाएंगे, ठीक है।
मैंने शॉर्ट नोट जो दिए थे वो पढ़ के आए हो? ओके। बढ़िया, ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, वेव मोशन। तो वेव में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो स्टार्ट होता है अपना साउंड वेव से जाके, ठीक है। साउंड वेव से शुरू हो जाता है, बट उससे पहले भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव की भी कुछ इक्वेशंस हैं, वो भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेव क्या है। वेव एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ध्यान रहे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एनर्जी का ट्रांसफर होता है ओनली। कोई पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है। पार्टिकल का ट्रांसफर, पार्टिकल का मोशन सिर्फ और सिर्फ कैसे रहेगा, जैसे हम ये इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स होंगे, या फिर कोई भी मेरे पास पार्टिकल है या कोई भी मीडियम है, और यहाँ से सपोज करो एक वेव निकल के जा रही है, ठीक है। और ये वेव कैसी है, ये वेव है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें तुम्हारे पार्टिकल्स वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। यानी अगर वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे। तो जो ये ग्राफ पढ़ते हो ना, ये साइन जो ग्राफ है, ये साइन ग्राफ एक्चुअली में किसका होता है? ये पार्टिकल्स का ग्राफ है जो मीडियम्स में एग्जिस्ट करते हैं। अरे ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्टिकल होगा कि पहले इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ हो जाएगी, फिर कुछ समय बाद वही पार्टिकल की पोजीशन कुछ यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम वेव को डिस्क्राइब करते हैं कि बस वेव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाकी जो पार्टिकल है वो इस वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक वेव फंक्शन बनता है। वेव फंक्शन क्या होता है? ये किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एक्स और टी टाइम में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कि वेव क्या है, जैसे आप इक्वेशन लिखते हो y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, समय कितना हो रहा है? कुछ टी टाइम हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे टी समय पे वाई में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है? भाई हमने यही तो बोला कि ये मेरा कुछ पार्टिकल है। तो यहाँ पे सपोज करो ये कोई पार्टिकल है जो मेरे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ये जो पार्टिकल है ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। समय क्या हो रहा है? कुछ टी टाइम है। इस टी टाइम में मुझे इस ए पार्टिकल की पोजीशन देखनी है कि ये पार्टिकल ए समय पर कहाँ है। पार्टिकल ऊपर है, पार्टिकल नीचे है, या मतलब अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे है या अपनी मीन पोजीशन पे है। तो ये जो इक्वेशन है ये पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये होती है वेव की इक्वेशन, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एफ, एफ इज योर फंक्शन, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटिंग ए प्रोग्रेसिव वेव। तो ये सारी ये कैसी वेव्स हैं? ये प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो वेव्स मूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है वेव की स्पीड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वेव की स्पीड। वेव की स्पीड किसके बराबर होगी बेटा? स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाय के बराबर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। के क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा बाय टी। लैम्डा क्या है?
लैम्डा इज डिस्टेंस और टी क्या है, टाइम। तो ये किसकी यूनिट्स हो गई, वेलोसिटी की। तो यही मेरी क्या बनती है, वेव स्पीड बनेगी। ये याद रहेगा कि वेव स्पीड किसके बराबर है, ओमेगा बाय के। ये पॉइंट याद रखना है, स्टार मार्क करती हूँ जो पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट बता रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। उस दिन मैंने तुमसे पूछा था ना कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। ये एक्स बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यहाँ एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स वेव किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में वेव का ट्रेवल है। अब एक्स भी दो होते हैं, एक तो प्लस एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, सॉरी, एक तो प्लस एक्सिस एंड माइनस एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस हैं। इसमें से भी किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, देखो ये पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर क्या कह रहा है, अगर एक्स और टी के ऑपोजिट साइन है तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव एक्सिस में। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि के एक्स नेगेटिव है या ओमेगा टी नेगेटिव है, दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक साइन नेगेटिव है, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में है, प्लस में। ठीक है, अगर दोनों के सेम साइन हो गए, सेम साइन मतलब दोनों प्लस हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, नेगेटिव एक्सिस में। गॉट इट। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्लियर हुआ? हेलो? यस मैम। यस मैम। अब तो ये 3 चीजें लिखो कि वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा बाय के से। अब वेव की स्पीड हो गई। अब फिर मैंने बात करी थी पार्टिकल की, पार्टिकल जो है वेव की, हाँ बोलो। ये के वेव नंबर, के क्या है? के है हमारा वेव नंबर। बस इसको इतना याद रखो, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। ओके। तो अभी हमने एक चीज देखी कि मैंने बोला कि बेटा जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव अगर पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में है तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, इस वेव के परपेंडिकुलर मोशन करेंगे। जैसे एक बार ऊपर चला गया, फिर ये पार्टिकल इधर आ गया, फिर नीचे जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से पार्टिकल का मोशन होगा इसके परपेंडिकुलर। अब मुझे चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी, कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बोलो, पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल्स टू, देखो मेजर जो फॉर्मूला यूज करते हैं, dy बाई डी टी छोड़ो, तुम्हें जो फॉर्मूला याद रखना है पार्टिकल की वेलोसिटी का, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस v। v किसकी वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्लोप। स्लोप क्या होगा, dy बाय dx। भाई ये y एक्सिस होगी ना, और ये x एक्सिस है, तो ग्राफ इसके बीच में आएगा। तो मुझे dy बाय dx का स्लोप चाहिए, v इज योर वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये मेरे पास पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्वेश्चन कल करेंगे, कल सारी एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी क्या क्या हो रहा है। अभी फॉर्मूला समझो। पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस v इज योर वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाई dy बाय dx। ठीक है, ठीक है, और dy बाय dx क्या है, स्लोप है, साफ दिख रहा है, ये y है, ये x है। जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से मैं तुमसे कहती हूं कि देखो मेरे पास ये पॉइंट है, पॉइंट ए। क्लियर हुआ? इस पॉइंट ए पर मुझे बताओ dy बाय dx कितना है, ये y और ये x। ए पॉइंट पर dy बाय dx कितना है, जीरो। मैम है ना। जीरो। dy बाय dx क्या बताया था मैंने, dy बाय dx बताया स्लोप। ए, अब स्लोप कैसे अब स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करूंगी मैं। ए पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये लाइन कैसी आई, हॉरिजॉन्टल लाइन आई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स ए पॉइंट पे अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो dy बाय dx 0 है, तो ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई, 0 आई। सिमिलरली यहाँ पर जो पॉइंट होगा वहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 आएगी। क्लियर हुआ ये बात? ओके, सपोज करो अब मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, कहां पे ले, सपोज करो यहां पर कोई पार्टिकल लिया है, ठीक है, पार्टिकल बी।
अब इस पार्टिकल पे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये बी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है या बी पार्टिकल नीचे जा रहा है। डायरेक्शन होगी ना भी पार्टिकल के पास, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इस बी पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूला क्या है? वीपी इक्वल्स टू माइनस का साइन वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी ले लेते हैं किस डायरेक्शन में, आगे ले लेती हूँ प्लस एक्सेस में, तो वेव की वेलोसिटी प्लस एक्सेस हो गई। dy बाय dx इज योर स्लोप। दैट मीन्स अब बी पॉइंट के स्लोप पे डिपेंड करेगी ना कि पार्टिकल ने ऊपर जाना है कि नीचे। तो ऊपर प्लस वाई एक्सिस है। अब बताओ कि बी का स्लोप क्या है? बी का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैम नेगेटिव। मैम नेगेटिव है। बी पॉइंट का स्लोप कैसा है बेटा जी? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है और ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है, और dy बाय dx का स्लोप भी नेगेटिव है, यानी पार्टिकल कहाँ जाएगा, किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस वी ऑफ स्लोप, स्लोप dy बाय dx। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला आता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है? ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर मैंने एक धागे से कोई वेट लटकाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई ना भाई, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई। अब इस स्ट्रिंग में क्या आएगी? टेंशन भी आएगी। यस और नो? इस स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगी, किसकी वजह से? इस mg मास की वजह से टेंशन जनरेट होगी। अब मान लो तुमने क्या दिया, तुमने इस यहाँ पर तुमने यहाँ से कोई एक पीक जनरेट कराई, या तुमने यहाँ से कोई एक क्या दिया, यहाँ से किसी को एक वेव जनरेट कराई। ठीक है, आपने यहाँ से एक वेव दी, इम्पल्स दिया, एक पल्स दी तुमने, इस 0 पॉइंट पे एक पल्स दे दी। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो तुमने पल्स यहाँ पर दी है, तो ये पल्स को ऊपर जाने में कितना समय लग जाएगा, इसका टाइम बताओ। कितना वेलोसिटी, कितनी स्पीड से जाएगी, मतलब ये जो पल्स तुमने जनरेट करी है ओ पॉइंट पे, पल्स क्या है? पल्स कुछ नहीं है, एक स्मॉल पल्स होती है ना, बस ऐसे, ये होती है एक पल्स। वेव कैसे बनती है? वेव ये है, करेक्ट, ये है वेव, और ये पल्स है, जस्ट एक पीक। तो सपोज करो मैंने इसके ओ पॉइंट पे, यानी जहां पर मेरी ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट पे एक पल्स दिया। पल्स दूंगी तो ये पल्स क्या करेगी? मूव करना शुरू करेगी। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि जो ये पल्स मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, ये पल्स कितने समय में बिल्कुल ऊपर तक रीच कर जाएगी, उसका मुझे समय बताओ कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होगा, जो ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कैसी दे देंगे? मास लेस की जगह कैसी स्ट्रिंग होगी? जिसमें मास भी होगा। ठीक है, मास वाली स्ट्रिंग भी आ जाएगी। तो इसमें मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि जो वेव है या जो भी पल्स है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, उसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास? अंडर रूट टी क्या है? टेंशन, कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आई, अपॉन म्यू। म्यू क्या होगा? जो भी तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का पर यूनिट मास है ना, कि भाई मान लो मैंने यहाँ पर ये एक मास वाली स्ट्रिंग ले ली, इस मास की लेंथ L है, और मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ L है, और मान लेते हैं कि मास कितना है बेटा? 2 kg इसका मास है। तो पर यूनिट लेंथ का क्या मास हो जाएगा? पर यूनिट लेंथ पे 2/L, 2/L। तो तुम्हें पर यूनिट का मास लेना है, ना कि टोटल मास। ठीक है, तो म्यू हमें पर यूनिट लेंथ हो गया। अब देखो और क्या लिख सकते हो तुम इसको, मास पर यूनिट लेंथ को, मास पर यूनिट लेंथ और क्या लिखा जा सकता है? मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने मास को क्या लिख दिया? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और मास कैसा है? ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो मैंने यहाँ भी लेंथ से डिवाइड करा और इधर भी लेंथ से डिवाइड करा, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या बन गया बेटा? म्यू इक्वल्स टू डेंसिटी, वॉल्यूम बाय लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है, तो हम म्यू को और क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू एरिया। क्लियर हुआ? तो दूसरा फॉर्मूला क्या आया? टेंशन अपॉन डेंसिटी बाय
एरिया। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले, टेंशन मत लेना, सवाल बहुत अच्छे अच्छे लगाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस मैम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होता है। करेक्ट? कहां से? स्टैंडिंग वेव से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडिंग वेव। मेजर क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं हमारे। इसमें वो नहीं है क्या, साउंड वेव? अच्छा है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। ऑर्गन पाइप, ठीक है, नीचे दिए हैं। क्लियर? ओके। अब देखो स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, अब जो शुरू हुआ है, अब तुम्हारा मेन जेई का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स। तुमने सुपरपोजिशन पढ़ा था अभी 12th में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इंटरफेरेंस सिखाया था। इंटरफेरेंस वेव का, दो वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है, लेकिन इंटरफेरेंस में कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन थी। सिमिलरली स्टैंडिंग वेव में क्या कंडीशन है? स्टैंडिंग वेव जनरेट होने के लिए कंडीशन ये है कि मेरे को दो वेव्स सुपर इम्पोज करानी है। देखो इंटरफेरेंस भी क्या था बेटा? इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन था ना? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यस और नो? विद कंडीशंस, उसमें भी कुछ कंडीशंस थी इंटरफेरेंस में, थी। सिमिलरली स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव भी क्या है? स्टैंडिंग वेव्स भी सुपरपोजिशन है। किसका? वेव्स का। लेकिन यहां भी क्या है? कुछ कंडीशंस हैं। क्या है वो कंडीशंस? देखो, एक तो वेव जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। वेव्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। और दोनों वेव कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल वेव का मतलब क्या है? सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए दोनों वेव्स का? सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। समझ में आया? सेम ओमेगा, सेम टाइम पीरियड, एवरीथिंग शुड बी सेम। इसका मतलब है बिल्कुल दो आइडेंटिकल एक जैसी वेव को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हो। तो एक बात बताओ, दोनों वेव्स एक अपोजिट ऐसे आ रही हैं, ठीक है बेटा? ये वेव है, ये वेव ऐसे जा रही है, और एक और सेम वेव है, ठीक है। ये ठीक है, ये इस तरीके से आ रही है। दोनों वेव सेम है, ए एम्पलीट्यूड है दोनों का, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी। अब ये दोनों वेव्स जब टकराती है ना बेटा, आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो ये वेव कैसे दिखाई देने लगती हैं? रुकी हुई, स्टेशनरी दिखाई देती हैं। देखो वेव्स स्टेशनरी दिखाई देगी, बस ऐसे रुका हुआ दिखाई देगा वेव, ठीक है। मेरे पास अभी इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है। बाकी ये स्टेशनरी, इसका नाम क्यों है स्टेशनरी? नाम क्यों पड़ा इसका? वेव कैसी दिखाई देगी? रुकी हुई वेव दिखाई देंगी। जो अभी पहले पढ़ा था वो कैसी वेव थी? प्रोग्रेसिव वेव, ट्रेवलिंग वेव्स। यानी वो वेव हमेशा कैसी दिखाई देंगी? चलती हुई दिखाई देंगी वो वेव्स। और ये वेव जब डायग्राम बनाते हैं और देखोगे तो ये वेव कैसी दिखाई देगी? रुकी हुई वेव दिखाई देंगी। समझ आया? इतना इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। ये वेव रुकी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कंडीशन याद रखनी है। दो वेव इक्वेशन लिखोगे, याद रखना दोनों इंडिपेंडेंट वेव हैं जब तक। तो इंडिपेंडेंट कैसी वेव्स हैं? ये इंडिपेंडेंट में ट्रैवलिंग वेव हैं दोनों, लेकिन मिलने के बाद कैसी बन जाएंगी? ये मिलने के बाद बन गई स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या क्या होगी? देखो, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डायरेक्शन अपोजिट है तो दूसरे का ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। बाकी देख रहा है ओमेगा सेम, के वेवलेंथ सेम, ए एम्पलीट्यूड सेम, एवरीथिंग इज शुड बी सेम, तभी स्टेशनरी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दोनों का सुपर इम्पोजिशन करा है तो ऐड ही करना पड़ेगा, y1 प्लस y2। बोलो हाँ या ना? दोनों का जब ऐड कराओगे, दोनों को जब ऐड कराओगे तो ये बन जाएगा
फॉर्मूला बनाना पड़ेगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये जब फॉर्मूला बना के मैं फाइनल इक्वेशन निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2a cos kx साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव इस फॉर्मेट में आती हैं, 2a cos kx साइन ओमेगा टी। इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या इस वेव का एम्पलीट्यूड 2a है, नहीं, ये 2a cos kx, ये पूरा क्या है, 2a cos kx, ये पूरा क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। क्या स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, क्या स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, जी यस। क्यों, किस पे डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड, देखो एक्स पे। एक्स क्या है, पार्टिकल की पोजीशन। सपोज करो मेरे पास ये एक पार्टिकल है ए और एक ये पार्टिकल है बी, दोनों पार्टिकल का एक्स अलग है, ए वाला ओरिजिन पे आ रहा है, बी वाला कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर आ रहा है, करेक्ट। तो ए पॉइंट जो है बेटा इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, यानी ए पॉइंट वाला जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, और जो बी पॉइंट वाला पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा। तो यहां पर तुम लिखो कि ट्रेवलिंग वेव में, जो पहले पढ़ के आए हो, ट्रेवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, बट स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड शुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये शायद अजम्पशन रीजनिंग में आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको नोट करो। क्लियर हुआ इतना, बोलो हाँ या ना, क्या क्लियर हुआ। तो यहां से क्या याद रखना है, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन, दूसरा स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, एम्पलीट्यूड क्या है, और एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का अलग आएगा, ये तीन चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है, पहला पॉइंट, एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम मैनर, मैनर सेम रहेगा, देखो यहाँ दे दिया, बट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन, मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है और पोजीशन डिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ओके अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो अब बताने जा रही हूं। ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव भी इसी तरीके से दिखती हैं, ठीक है। मेरे पास y दिया हुआ है 2a cos kx, ये मेरा एम्पलीट्यूड है। इफ x इज 0, ध्यान से सुनो, ये जो 2a cos kx है ना एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर a लिख रही हूँ, अरे हाँ, इफ x इज 0, क्या हुआ, इफ x इज 0 क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू 1 होगी और a इज 2a, और अच्छा छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, कैसे याद रखना है, इसमें फिर डेरिवेशन करने में समय लगेगा। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस ऐसे पार्टिकल्स होंगे, किसमें, स्टैंडिंग वेव्स में, क्योंकि नाम ही स्टैंडिंग वेव है। कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे बेटा जो अपनी पोजीशन से कभी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी और ये पार्टिकल सी। तो जो ये इस लाइन पर जो पार्ट, मैं ध्यान देना मैं पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, पार्टिकल हमेशा मीडियम के पार्टिकल्स की बात हो रही है। जो ये मीडियम के जो पार्टिकल हैं ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ये ऐसे पार्टिकल हैं जो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स इनका एम्पलीट्यूड फॉर ऑलवेज कितना है, हमेशा के लिए इन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, कितना है, 0। क्या है, हाँ, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब समझते हो ना आप, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई, ये वेव लिखी है, हाईएस्ट पॉइंट से लेके यानी एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड होता है, हाँ या ना।
अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन से उठ ही नहीं रहा है तो क्या उसका एम्पलीट्यूड आएगा? बोलो। नो मैम। नहीं आएगा। तो क्या याद रखना है, ऐसे पार्टिकल या ऐसे पॉइंट्स, सॉरी ऐसे पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 हो, ऐसे को क्या नाम दिया जाता है? नोड्स। क्या नाम दूंगी? क्या नाम देंगे उन्हें? नोड्स। बहुत इजी है, समझते रहो, बहुत आसान है। नोड्स ऐसे पार्टिकल जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आए। क्या आए? एम्पलीट्यूड क्या आए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां दिख रहा है डी पॉइंट पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इधर दिख रहा है ई पॉइंट पे। तो जहां पर जिन ऐसे पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आए, ऐसे पॉइंट्स को क्या नाम देंगे? एंटी नोड। क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बेटा? एंटी नोड्स। देखो जो आज पढ़ा रही हूँ ना, जितना पढ़ा रही हूँ उसके बेसिस पे 25 और 24 के सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से सुन लेना। इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे हम एंटी नोड्स। क्लियर हुआ? एंटी नोड्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब क्या होगा, नोड से नोड की दूरी, एंटी नोड से एंटी नोड की दूरी, ये कुछ याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे? तो देखो ए और बी, ये मुझे बताओ ए से सी तक क्या बना बेटा? ए से सी तक कितनी डिस्टेंस ली? बताओ। ए से सी तक लैम्डा हुई ना? यस एक मैम। एक वेवलेंथ कंप्लीट हो गई ना ए से सी तक? पूरी लैम्डा होगी क्या? ये होती है लैम्डा, तो दो क्रस्ट से क्रस्ट, यानी इफ दिस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट क्या है? एंटी नोड। ये मेरा पॉइंट क्या है? ये भी एंटी नोड है क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे बताओ क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी क्या कहलाई जाती है? वेवलेंथ। तो यानी ए से ए, ये मेरा, मैं तुम्हें याद करने का तरीका सिखा रही हूँ। ये ए से ए क्या बनेगा? पूरा लैम्डा बना, हाँ या ना? क्या यस बीच मैम। में, क्या बीच में जो ये नीचे वाला पॉइंट है यहाँ भी एंटी नोड है? क्या यस मैम। यहाँ भी एंटी नोड है? यस। तो ये बीचों बीच की डिस्टेंस कट करूं तो मुझे बताओ ये पॉइंट जो आया ये भी एक एंटी नोड आया। इफ दिस टोटल डिस्टेंस इज लैम्डा, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 2। 2। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 2। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी बताओ कितनी है? कितनी है दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाय 2। तो तुम्हें ये याद रखना है, सक्सेसिव एक चीज याद रखना, दो क्लोजेस्ट एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी आएगी? लैम्डा बाय 2 आएगी। सिमिलरली दो क्लोजेस्ट नोड्स के बीच की दूरी, यानी देखो ये भी नोड है और ये भी नोड है, तो ये भी कितना बनेगा? नोड टू नोड, ये भी लैम्डा बाय 2 बना ना? लैम्डा बाय 2। तो पॉइंट नंबर 8वां यही कह रहा है कि देखो डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स कितनी आएगी दूरी? लैम्डा बाय 2। ये याद रखनी है, सवालों में बहुत जगह काम आएगी। कितना बनेगा? लैम्डा बाय 2। ठीक है, 7th पॉइंट। अब कह रहा है नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी। तो भाई ए से देखो पूरा दो नोड थी, ये दो नोड पूरा लैम्डा बाय 2 है, एंटी नोड इसके जस्ट बीच में आ गया। तो अब नोड और एंटी नोड के बीच में कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाय 2 का आधा कर दो, कितना? लैम्डा बाय 4। तो फिर ये पॉइंट याद रखना है कि नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी है? लैम्डा बाय 4 है। बोलो ये थोड़ा सा याद हुआ? यस मैम। देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, अगर मैं जितना डिटेल में जाऊंगी ना फिर तुम कंफ्यूज होगे। तुम्हें सवाल में, पेपर में इजी से मीडियम क्वेश्चन टारगेट करना है इस चैप्टर का। ठीक है, कि इजी सवाल आए तो पेपर में छोड़ के ना आए। दैट्स इट, ये हमारा मोटिव है इस चैप्टर को कराने का। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स,
और नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, ये समझ में आ गया, करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि जो नोड्स के पॉइंट है, अब नोड के पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया कि जो नोड वाले पॉइंट है वो डिस्प्लेस नहीं होते, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। बट वहां पर प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, अभी साउंड वेव में आएंगे तो वहां कवर करेंगे कि क्यों हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखो नोड्स पॉइंट पर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर हुआ? ये अभी Yes, करेंगे। ma'am. प्रेशर, जैसे अभी तुमने ये वेव वाला डायग्राम बनाया ना, ऐसे प्रेशर का डायग्राम बनता है अभी उसमें साउंड वेव में, तो वहां से समझ में आएगा, क्योंकि प्रेशर वेव लॉन्ग, देखो हाँ, फिर डिटेल में चले जाएंगे, छोड़ो। फिर सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि जो एंटी नोड है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सी चीज ये याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और प्रेशर ग्राफ में π/2 का फेज डिफरेंस आता है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यही डिस्प्लेसमेंट कर्व को अगर मैं प्रेशर में ड्रॉ कर दूंगी तो मेरा π/2 का डिफरेंस आएगा। तो π/2 का डिफरेंस वही है कि जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां प्रेशर मैक्सिमम, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां प्रेशर मिनिमम। ये चीज, ये हर लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये चीज होगी। क्लियर हुआ कि जहां डिस्प्लेसमेंट 0 वहां प्रेशर मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कर्व और प्रेशर कर्व में, सॉरी कर्व कह रही हूँ, बार बार ग्राफ है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे ये मैंने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया है ना भाई, जो ये तुम्हारी स्क्रीन पे ग्राफ बना हुआ है वेव का, ये किस वेव का, ये क्या है, ये पार्टिकल की क्या शो कर रहा है तुम्हें, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ही तो दिखा रहा है कि ए पार्टिकल कहाँ जा रहा है, डी वाला पार्टिकल कैसे ऊपर नीचे होगा, ई वाला कैसे ऊपर नीचे होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है तुम्हें पार्टिकल की। एक प्रेशर वाला ग्राफ बनता है, तो याद रखना कई बार सवाल भी आ सकता है कि इसका बेस्ट प्रेशर ग्राफ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है, इसका प्रेशर ग्राफ बनाओ। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी जो ए पॉइंट है, अब जैसे ही इसका प्रेशर ग्राफ बनाओगे तो कितना फेस होना चाहिए, 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ से Yes, ma'am. ये पॉइंट जो याद करना है वो कैसे याद करना है, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलो। एंड प्रेशर ग्राफ हैव 90 डिग्री फेस। ठीक है जी, दैट्स इट। फिर क्या है, देखो ये वाला पॉइंट आता है, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है कि जो वेव की इंटेंसिटी होती है, जैसे हमने पढ़ा था ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स में पढ़ी थी, ईएम वेव्स में इंटेंसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होती थी बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई। ये ईएम वेव में इंटेंसिटी पूछ रही हूँ। ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या आता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करते थे भाई, स्पीड ऑफ लाइट से। ये इंटेंसिटी बन जाती थी ईएम वेव की। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी ये कैसी वेव्स थी, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है कि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती ना। अर्थ, सन से अर्थ तक लाइट रेज आ जाती हैं क्योंकि लाइट ईएम वेव है, और हमारे स्पेस में तो कोई मीडियम भी नहीं है, करेक्ट। तो वहां पर कुछ भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन साउंड वेव, जो भी वेव अब तक डिस्कस करी है मैंने, ये सब ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता है। भाई अगर मैं तुम्हें स्पेस में ले जाऊं और मैं तुमसे कहूं कि बोलना शुरू करो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, राइट? कुछ नहीं सुनाई देगा, ब्लैंक। तो जो साउंड वेव है, जो भी हम वेव डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मैकेनिकल वेव है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मीडियम। तो सिमिलरली मैकेनिकल वेव के लिए अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ वेव चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 रो इज योर डेंसिटी, ओमेगा वही है, ए इज योर एम्पलीट्यूड, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इंटेंसिटी ऑफ वेव है। एवरेज में क्या करना है, एवरेज पावर में
एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 म्यू, वही रहेगा मीडियम वो मास पर यूनिट लेंथ, ए इज योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट। अगर वेव है की स्पीड है तो सी को स्पीड ऑफ वेव से, मतलब जो भी है ये वेव की स्पीड होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट से अलग भी हो सकती है, तो वेव ऑफ स्पीड से याद रखना है, सी इज योर स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। बोलो म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। इतना क्लियर है, या लीनियर मास डेंसिटी जो भी बोलना चाहो, मास पर यूनिट लेंथ बोलना चाहो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती भाई हेल्प, ये याद रखना है तो रखना है, ये दोनों फॉर्मूले हाईली इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आया था, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है बस फॉर्मूला बेस्ड इस पे, ठीक है, क्लियर। यस मैम। ठीक है, फिर आता है अपना साउंड वेव। साउंड वेव जो अब तक हम बोलते आ रहे हैं वही पढ़ना है, ठीक है। साउंड वेव कैसी वेव है, साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी तक जो पढ़ रहे थे ट्रांसवर्स वेव थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो जाता है भाई, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी ट्रेवल करेंगे। ये देखो जो ये पार्टिकल है ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल भी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, एक्स डायरेक्शन में ही। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं कि इफ अ वेव इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम से वेव पास करके गई है, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो किस पार्टिकल में मूव करेंगे, मूव का मतलब है ऑसिलेट करना, है ना, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे उसमें मैंने इस तरीके से बनाया था, ये एक तरीके का क्या था, ऑसिलेशन ही तो था, एक्सट्रीम मीन पोजीशंस। तो ऑसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स इट, इतना याद रखना है। यहां पर वेव क्या बनाती है, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन। रेयर फैक्शन और कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फैक्शन का मतलब क्या है, देखो ये 10th का टॉपिक है, रेयर फैक्शन और कंप्रेशन। रेयर फैक्शन और कंप्रेशन, जैसे ही कुछ पार्टिकल्स हैं भाई, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मूव कर रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे ही सारे पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां क्या बनेगा, कंप्रेशन। क्या बनेगा, कंप्रेशन। जैसे ही पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो क्या बनेगा, रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और कंप्रेशन में पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। उस इतना याद रखना है कि रेयर फ्रैक्शन में जब हम बोल रहे हैं तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो सपोज करो सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, ठीक है। तुमने क्या दिया, तुमने बोलना शुरू करा, बोलना शुरू करते ही ए पार्टिकल मूव करने लगेगा, ए मूव करेगा। सपोज करो ए भी मूव करा, इधर ऑसिलेट करा, सेम टाइम पर बी ने भी इधर ही ऑसिलेट किया, तो दोनों पार्टिकल क्या हो गए, क्लोज आ गए। तो ये अब क्या हुआ, कंप्रेशन। क्या हुआ, कंप्रेशन, ठीक है। अब ए क्या करेगा, ए फिर ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, अब ए इधर जा रहा है, बी भी अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, तो बी भी इधर जा रहा है। अब दोनों पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा। इतना समझ आया, ये कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन, इससे आसान नहीं समझा सकती। ओके, मैकेनिकल वेव्स इज नॉट पॉसिबल इन गैसियस एंड, हाँ देखो इसने कहा है कि जो मैकेनिकल वेव्स है ना वो गैस और लिक्विड मीडियम में पॉसिबल नहीं होती, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पॉसिबल है। जैसे कि अब लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जो साउंड वेव है तुम्हें हवा, पानी और सॉलिड तीनों में सुनाई देगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होगी साउंड की वेव, सबसे ज्यादा साउंड वेव किसमें, हाँ सॉलिड। साउंड, हाँ सबसे ज्यादा साउंड वेव किसमें सुनाई देगी, सॉलिड में सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये कैसा
कैसे, किस पे डिपेंड कर रही है वेव? मीडियम पे। भाई इसका मतलब जितना ज्यादा मीडियम होगा उतना ज्यादा वेव ज्यादा ट्रेवल करेगी, यस और नो? उतनी वेव्स ज्यादा ट्रेवल करेंगी जितना सॉलिड होगा। तो इसका मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स आसपास चिपके हुए होते हैं, ऐसे सॉलिड में भाई चिपके हुए होते हैं, गैप नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, तो स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर हो जाते हैं तो थोड़ी कम। गैस में तो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा होता है कोई पार्टिकल, तो गैस में स्पीड और भी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक Yes, है, ma'am. ओके ओके। देन वी हैव वेलोसिटी, जैसे अभी पढ़ा था, क्या ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पड़ी थी? अंडर रूट टी बाय म्यू, टी इज योर टेंशन, पढ़ा था। इसी तरीके से अब पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो दो जगह पढ़ेंगे इसकी स्पीड, कहां पर? एक तो सॉलिड मीडियम में और दूसरा फ्लूइड्स में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कितनी, किस जगह में देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव वेलोसिटी, पहला सॉलिड और दूसरा किसमें देखेंगे भाई? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में कौन कौन आता है? फ्लूइड में दोनों चीज आ जाएंगी, लिक्विड भी एंड गैस भी। क्लियर? दोनों चीज है ना, लिक्विड दोनों चीजों से मिलके बनता है, सॉरी फ्लूइड दोनों चीजों से मिलके बनता है। ओके, सॉलिड में क्या होगा भाई? सॉलिड में मेरे पास फॉर्मूला है, इसका थर्ड वाला वो देखो पॉइंट। सॉलिड में क्या फॉर्मूला है? v इज योर वेलोसिटी। सॉलिड में कौन सा मॉड्यूलस यूज करते हैं हम? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, तो इसने e दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ आ गया, इधर आओ, ये रहा ए पॉइंट। सॉलिड, सॉलिड में मेरे को कौन सा मॉड्यूलस यूज करना है? यंग्स मॉड्यूलस, y अपॉन रो। रो क्या है भाई? डेंसिटी। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी, यंग्स मॉड्यूलस में। क्लियर हुआ? फिर बी वाले पॉइंट में आते हैं। बी वाले पॉइंट में क्या फॉर्मूला है? बी मेरा गैस और सॉलिड है। गैस और सॉलिड में कौन सा वाला मॉड्यूलाई यूज करते हैं हम? बल्क मॉड्यूलाई। तो अगर गैस और लिक्विड यानी फ्लूइड की बात करनी है, और तुमसे मैं कह रही हूँ कि फ्लूइड में बताओ कि ये जो साउंड की वेव है ये किस स्पीड से फ्लो करेगी, तो तुम्हें क्या करना होगा? बल्क मॉड्यूलस लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है? डेंसिटी लिखनी है। ये बताओ, ये दो फॉर्मूले आए सॉलिड का और लिक्विड का, सौम्या? यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस सॉलिड याद रखना, और बल्क मॉड्यूलस फॉर फ्लूइड्स। ठीक है, रो क्या है? तुम्हारी डेंसिटी है। क्लियर? जितना क्लास Yes, ma'am. पढ़ा है ना उससे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कहीं कुछ नहीं पढ़ना। बाकी क्वेश्चन भी मैं क्लास में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत नया चैप्टर है तो मैं तुम्हारे साथ रिस्क नहीं लूंगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ओके केटीजी। मैम वैसे ये कितने हैं? क्या है? मीडियम? बस ये तीन ही मीडियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, बस। ना मतलब वेव कौन सी है, ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल? ये वाली तो लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये साउंड वेव की बात हो रही है, तो साउंड वेव कैसी है? ये देखो साउंड वेव की बात हो रही है, तो ये स्पेशली साउंड वेव की ही बात हो रही है। साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ये सब लॉन्गिट्यूडनल के लिए चल रहा है। देखो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गई, ये स्पेसिफिक साउंड के लिए है। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे हो सुमित? वही पूछा था मैम कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ट्रांसवर्स वेव? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का तो पढ़ लिया ना, टी बाय म्यू। ट्रांसवर्स का क्या पढ़ के आए हो? टी बाय म्यू पढ़ के आए हो, ये ट्रांसवर्स का था। ठीक है, बोलो बेटा सुमित। मैम मैंने तो पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव में सॉलिड्स के लिए अंडर रूट में k+4/3 नीटा बाय डेंसिटी होती है। क्या पढ़ लिया तुमने? के बाय k+4/3 यंग मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। कहाँ पढ़ लिया? इतना नहीं होता, यंग्स मॉड्यूलस है बट आगे जाके थोड़ा बहुत चेंज होएगा, अभी मैं कराती हूँ, बट के तो नहीं है। के क्या पढ़ा था? के मैम बल्क मॉडुलस। सॉलिड में बल्क तो किसी काम का नहीं है, सॉलिड में बल्क नहीं लेंगे, गलत पढ़ लिया। मैम 11th में पढ़ा था। नहीं, नो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही सही है।
ठीक है, ये ठीक है, ये पढ़ना है। ओके, अब देखो, अब हम यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस को चेंज करेंगे, ठीक है, कि यंग्स मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं और बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के इंटरफेरेंस में। ओके, तो देखो अब सॉरी, साउंड की जो वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, इस प्रोसेस को देखो, अब मैं जैसे बोल रही हूँ तो ये साउंड की स्पीड ही है, किसमें, एयर में। तो पहले एयर की में जब ये साउंड फ्लो कर रही है, इसको माना गया कैसी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस माना गया, जो कि गलत निकला, उसके जिसे हम बोलते हैं लैपलेस करेक्शन, है ना। तो लैपलेस ने आगे बताया कि जो साउंड जो फ्लो कर रही है एयर में, ये कौन सी प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहां से ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो साउंड फ्लो करेगी एयर में, ये किस प्रोसेस से डिफाइंड है, एडियाबैटिक प्रोसेस से डिफाइंड है। इसी को लैपलेस करेक्शन भी बोलते हैं। टर्म इसलिए बता रही हूँ कि पेपर में आ गया कि व्हाट इज लैपलेस करेक्शन। तो ये है कि लैपलेस करेक्शन ये है कि लैपलेस ने ये बताया कि जो साउंड है, इसका जो स्पीड का फ्लो होना एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना कि आइसोथर्मल। जो पहले कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या प्रोसेस बताया था, पहले वाले ने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था, जो कि गलत था। तो यही लैपलेस करेक्शन है, ठीक है। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वो किसी काम का नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कराने के लिए होता है, बस तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या आता है, हाँ देखो, इन्होंने यहाँ पर वो भी बताया है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन मान लो अजम्पशन रीजन में भी आ सकता है कि एडियाबैटिक है, क्यों, क्योंकि जो रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस हो रहे हैं ना, ये इतने रैपिड हैं कि हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है। कल मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर सो क्विक, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत क्विक होती हैं, इस वजह से वहां हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो सिमिलरली इन्होंने भी यहाँ यही डिफाइन किया है कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो होती है वो बहुत रैपिड है कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, ठीक है। ओके, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में तुम्हें गामा ये निकालना है, बल्क मॉड्यूलस। कैसे निकालोगे, पीवी गामा किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के, ठीक है। पीवी गामा क्या है बेटा जी, कांस्टेंट है। इसको जरा डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं ना, जैसे कि पी एज इट इज रखा, गामा को आगे लेके आई, अब मैं इसका कर रही हूँ वॉल्यूम का, तो ये क्या हो जाएगा, वी का गामा -1 हो जाएगा, आई थिंक, राइट। यस मैम। फिर प्लस में पी का करेंगे तो अच्छा, फिर वी का भी तो करोगे, वी का भी तो करेंगे, वी का क्या करेंगे, वी का बन जाएगा डीवी, ठीक है जी। प्लस वी गामा एज इट इज, प्रेशर का करेंगे तो प्रेशर का कितना हो जाएगा, डीपी, राइट। कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0, भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया है, करेक्ट। अच्छा जी, जरा इसको अब सॉल्व करो, कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं, पी गामा अब वी गामा, देखो ये -1 है, इसको तो अपॉन में वी लिख लू, डीवी इक्वल्स टू माइनस वी गामा डीपी, ठीक है। वी गामा से वी गामा कट गया, कटा या नहीं कटा, कट गया ना, ओके ओके। बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है बताओ, बल्क मॉड्यूलस होता है डीपी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, डीवी बाय वी, माइनस का साइन, यही होता है बल्क मॉड्यूलस। तो जरा इस फॉर्म में लेके आइए इसको, देखो ये माइनस डीपी बच ही रहा है, ये डीवी नीचे आ जाएगा, ये वाला डीवी नीचे आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऊपर चला गया, ये गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आया, गामा टाइम्स ऑफ पी, पी इज व्हाट, पी इज व्हाट, प्रेशर, है ना, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब मैं बल्क मॉड्यूलस को क्या लिख सकती हूँ, गामा पी लिख सकती हूँ, तो ये याद रखना। तो साउंड की स्पीड कितनी हो जाएगी फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स के केस में हो जाएगी जो पहले थी बीटा बाय डेंसिटी, बीटा इज योर यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को याद रखना कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, लिखो कॉपी में, एडियाबैटिक प्रोसेस में सॉरी बल्क मॉड्यूलस गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होगा,
क्लियर हुआ? और फिर आता है आइसोथर्मल में कितना होगा बेटा, आइसो में कितना होता है, आइसो में कितना होगा, ये एडियाबेटिक में है, 4 आइसोथर्मल, 4 आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होगा, इसका डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जो बीटा यानी बल्क मॉडुलस होगा वो किसके टाइम होता है, सिर्फ डायरेक्ट प्रेशर के टाइम। ये याद रखनी है चीजें, डेरिवेशन किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में बीटा प्रेशर के टाइम, एडियाबेटिक में गामा ऐड हो जाएगा, बस खत्म। ओके, अब मुझे बताओ मैं प्रेशर को क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर को क्या लिख सकते हो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, बोलो। यस मैम। प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, यहाँ अपॉन में डेंसिटी भी है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, देखो यहाँ क्या बचेगा, एनआरटी अपॉन वी, फिर अपॉन में डेंसिटी, देखो ये लिखा मैंने गामा, प्रेशर की वैल्यू लिखी एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी को क्या लिखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, ठीक है। तो ये क्या आया, गामा आर टी एन अपॉन एम। कैपिटल एम क्या है भाई, कैपिटल एम इज योर व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल एम क्या है, एक एक चीज लिखनी है, कैपिटल एम इज योर मॉलिक्यूलर मास। इफ माय नंबर ऑफ मोल इज 1, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी गामा आर टी बाय एम। ये याद होना चाहिए, ये वैल्यू। 3 फॉर्मूले कराए हैं, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बोलो। स्पीड ऑफ साउंड, मैम हाँ मैम Q इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी के बाद क्या किया? देखो, प्रेशर की वैल्यू रखी हमने एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी को यस। क्या लिख सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को यहाँ पर देखो, ये वाली डेंसिटी है ना इसके नीचे, ये इसको मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, बस गामा आर टी एन इज योर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एम नॉट, ये अलग लिखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो एन की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और 1 मिनट देना बेटा, ये मैंने लिखा था यहाँ पे डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो स्मॉल एम होगा, राइट, स्मॉल एम अपॉन एम नॉट। तो मेरे को यहाँ पे क्या बच रहा है, एन अपॉन गिवन मास। तो आई थिंक एन अपॉन गिवन मास कुछ होता है क्या, एन अपॉन गिवन मास इज योर ये 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस n अपॉन गिवन मास को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ? तो ये n बाय स्मॉल m, जो गिवन मास था, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, मोलर मास से। तो ये जो फॉर्मूले में आया है कैपिटल M, ये कौन सा, ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्लेस हो गया, हट गया n अपॉन m। तो n बाय m किसके बराबर आया, n बाय m इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये m लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो ये जो फॉर्मूले का m है ये याद रखना है, कितना आया, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स एलिमिनेट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है। अगर मोल्स के टर्म में आंसर आए तो ये n अपॉन गिवन मास, ये वाला लिख लेना, वैसे पूछता नहीं है, ज्यादातर यही आता है, गामा आर टी बाय कैपिटल एम। मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद फिर तुम्हारी ये हो जाते हैं प्रेशर, इसके बाद तुम्हारा मेजर ये शुरू हो जाएगा क्या, ऑर्गन पाइप्स, मेजरली ये टॉपिक आएगा। मुझे यहाँ तक बताओ कि समझ आया है कि नहीं। यस मैम, आगे समझ। क्या लिखा है बेटा, सौम्या, आंचल, मनीषा, सक्षम, देखो मेरे को यहाँ पे साउंड की स्पीड निकालनी है एयर में, ठीक है। एयर है फ्लूइड, तो फ्लूइड का फॉर्मूला होगा बीटा अपॉन डेंसिटी। बीटा किसके बराबर है, गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर को लिख सकते हैं क्या, एन आर टी अपॉन वॉल्यूम,
डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मेरा बचेगा n इज योर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास किसके बराबर है, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस n बाय m को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, कैपिटल m नॉट लिख दिया। अब समझ आया, ये रहा गामा आर टी अपॉन एम नॉट। अब एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, इधर भी एम नॉट लिख दो। ठीक है जी, अब समझ आया कि ये मॉलिक्यूलर मास कैसे आया है। संदीप, सुमित, प्रिंस, आर्यन, हेलो। देखो जहां समझ में ना आए पूछ लेना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। आर्यन बेटा समझ आ रही है चीज? यस मैम। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे ये पता तो चल गया है कि वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो कई बार दो चीजें देके एक चीज नहीं देते हैं तो ये रूट टाइम्स हो जाएंगी। ठीक है, v2/v1 इक्वल्स टू रूट t2/√t1, इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद वेरिएशंस आती हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो स्पीड के साथ क्या होगा। तो बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो वेलोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी, किसकी, साउंड की। ठीक है, फिर आता है ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। एक्सप्रेस करो कैसे, मान लो क्वेश्चन आ जाता है, देखो फिफ्थ पॉइंट की बात कर रही हूँ, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि स्पीड की साउंड ह्यूमिडिटी के बढ़ने से बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, रीजन बोलो क्या है, कौन बताएगा रीजन? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल, ह्यूमिडिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर वेपर्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिडिटी में नंबर ऑफ वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो गैस का मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा, गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी का मेन रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मास का कम होना, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए मॉलिक्यूलर मास घटेगा, जिसकी वजह से साउंड की स्पीड बढ़ेगी। क्लियर? हेलो, ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। इस नोट्स को रिवाइज करने में 20 से 30 मिनट लगाना, फॉर्मूले रट लेना। ठीक है, आगे देखो, अब आया है डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव। देखो, साउंड वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। ठीक है, जो साउंड वेव है इसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है। क्यों प्रेशर वेव क्यों कहेंगे? जैसा मैंने अभी बताया कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से जो साउंड की एनर्जी है, वो आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी वो थी y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये किसकी इक्वेशन थी? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। इसमें मैं प्रेशर की इक्वेशन भी लिखती हूँ। तो प्रेशर की इक्वेशन देखो क्या बनती है, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन है तो प्रेशर किस में जाना चाहिए, कॉस में। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर में कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का। ठीक है, तो प्रेशर इक्वेशन एज इट इज लिखोगे, ये पी नॉट क्या है, पी नॉट क्या है भाई, प्रेशर का एम्पलीट्यूड। मैं ये भी डिराइव करा देती बट डेरिवेशन का टाइम नहीं है। प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है, साइन का कॉस बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ओमेगा टी माइनस के एक्स सब एज इट इज। प्रेशर एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, बी ए के, बकवास जो होता है ना उससे याद रख लेना, बकवास से याद रख लेना। प्रेशर का एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, बी क्या है यहाँ पर, बल्क मॉडुलस, ए इज योर एम्पलीट्यूड किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का, के क्या है, वेव नंबर, के इज योर वेव नंबर, बक से याद रखना है। ठीक है, ये प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड है। दसो इतना याद हुआ, कुछ याद हुआ बेटा? हेलो,
यस मैम। ठीक यस है। मैम। उसके बाद इंटेंसिटी आती है, ठीक है, इंटेंसिटी, जिसे हम लाउडनेस बोलते हैं ना, कि इतना लाउड म्यूजिक क्यों कर रखा है, म्यूजिक थोड़ा कम करो, इतना लाउड मत रखो, तो ये बताता है इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो साउंड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये अभी पढ़ाया था, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा लाउडनेस का फॉर्मूला याद रखना है। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल, किस में मेजर करते हैं इसको, डेसिबल में, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो, 10 log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट, बस ये फॉर्मूला है। आई नॉट फिक्स है, आई नॉट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वैल्यू है। आई नॉट कितनी है फिक्स्ड वैल्यू, ये है मिनिमम हियरिंग साउंड, मिनिमम हियरिंग साउंड। क्या हर साउंड सुन सकते हो, क्या हर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनी जा सकती है, नहीं। तो ऐसे ही हर इंटेंसिटी भी नहीं सुनी जा सकती, तो ये मिनिमम हियरिंग साउंड की इंटेंसिटी है, जिसकी पावर कितनी होती है, आई नॉट की पावर 10 की पावर -12 फॉर ऑलवेज, ठीक है। तो ये हो सकता है कि थ्योरेटिकल में पूछ ले कि मिनिमम हियरिंग साउंड कितनी होती है, तो कितनी है, 10 की पावर -12, याद रहेगा। आई जो है तुम्हें गिवन दे देंगे कि मान लो ये इंटेंसिटी है, तो लाउडनेस बताओ कितनी होगी डेसिबल में। क्लियर है, ये समझ आया, ये फॉर्मूला है, समझ के आना, ठीक है। हेलो, तो जो तुम्हारी गिवन आई हो, उस गिवन आई को इंटेंसिटी को रख देना, लाउडनेस निकल के आ जाएगी। आई नॉट शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, बस आई का वैल्यू रखना है, लाउडनेस निकल के आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं। यस मैम। वेरी गुड। अब आती हैं भाई पाइप्स, ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप्स समझने से पहले क्या समझें, देखो बहुत इजी है ये, है ना, और सवाल ज्यादातर इधर से ही आते हैं, जो ये रेजोनेंस ट्यूब है, कॉलम ट्यूब, इधर से ही सवाल आते हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक से सारे समझ जाओगे। डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट मत पढ़ना, कट गया, सिलेबस में नहीं है। तो सबसे डिफिकल्ट थोड़ा सा यही पड़ता था, बट बाद में हमने इसका भी शॉर्टकट निकाल लिया था, जैसे ही निकाला तो फिर हटा ही दिया सिलेबस से, ठीक है। मैकेनिक्स में शॉर्टकट्स निकल आते हैं और बहुत काम के भी हैं, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, देखो, स्टैंडिंग वेव से शुरुआत करेंगे, ठीक है, फिर ऑर्गन पाइप्स पे जाएंगे। स्टैंडिंग वेव्स एट if both boundaries are fixed। अच्छा बेटा, एक मुझे सवाल बताओगे, मान लो ये मेरी रफ बाउंड्री है, यहां से कोई वेव आ रही है इस तरीके से, पीक वेव, ठीक है, यहां इस बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जब वेव वापस जाएगी तो क्या सेम फेस में जाएगी, बोलो। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, मैंने तुम्हें इंटरफेरेंस में कराया था, जब एक स्लैब का इंटरफेरेंस कराया था, ग्लास स्लैब का, उसका इंटरफेरेंस, हाँ R/2 चेंज हो जाएगा। हाँ, याद करो बेटा, बिल्कुल आरुष, वेरी गुड बेटा। मैंने तुम्हें एक ग्लास स्लैब का इंटरफेरेंस लिखवाया था ना, एक ट्रांसमिशन वेव्स के लिए और एक रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। रिफ्लेक्शन में जो मेरे याद है, ये था 2μt = इस, ये पार्ट डिफरेंस था। अगर n लैम्डा है किसमें, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसके लिए आता था बट ये 2μt = n लैम्डा, पार्ट n लैम्डा, हाँ ठीक है, पार्ट डिफरेंस ही हो जाएगा। याद है ना, उसमें 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाता था रिफ्लेक्शन के केस में। तो अगर रिफ्लेक्शन है तो हार्ड बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्शन होगी तो 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा, और ये वेव कुछ इस तरीके से जाएगी वापस।
ट्रांसमिशन में कभी भी फेस का चेंज नहीं होता, नो फेस चेंज अकर इन ट्रांसमिशन। चाहे कैसा भी हो, ट्रांसमिशन में फेस का चेंज कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। रिफ्लेक्शन में होगा अगर बाउंड्री कैसी हो जाएगी, हार्ड बाउंड्री, ठीक है। तो हार्ड बाउंड, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हार्ड बाउंड्री से फेस का चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ स्टैंडिंग वेव्स इफ बोथ बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इफ, या फिर बोल दो कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है वो फिक्स कर दी गई है। तो सुनो मेरे बेटा, बहुत 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, समझ के चलो। मैंने यहाँ पर भी बाउंड्री फिक्स कर दी और इधर भी बाउंड्री फिक्स कर दी। कैसी वेव है ये? स्टैंडिंग वेव है। अगर ये स्टैंडिंग वेव है और दोनों तरफ फिक्स्ड बाउंड्री है, तो मेरे पास सपोज करो पहली वेव इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये एक वेव बनी है, फर्स्ट वेव ऐसे। बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी कैसे पॉइंट होंगे अगर ये स्टैंडिंग वेव है? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी कौन से पॉइंट है, नोड या एंटी नोड? Nodes. यस Nodes. यस, ए पॉइंट पे भी नोड बना और बी पर भी नोड बना। ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ये क्या होगा? एंटी नोड, एंटी नोड। मान लो जो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी पर बाउंड्री ली और वहां पर मैंने एक रस्सी लगा दी, रस्सी बांध दी। उस रस्सी में किसी तरीके से मैंने स्टैंडिंग वेव जनरेट करी, और जो वेव जनरेट हुई है वो इसी तरीके से हुई है कि दोनों तरफ नोड बनेगी। भाई याद रखना, बाउंड्री है ना, बाउंड्री पर नोड ही बनानी है। जो भी ऐसी रिजिड बाउंड्रीज आएंगी उधर तुमने नोड का ही फॉर्मेशन करना है फॉर ऑलवेज। तो नोड का फॉर्मेशन हुआ। तो अब देखो, मान लो मेरे पास जो ये रस्सी है, इस रस्सी की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। इस रस्सी की जो लेंथ है ये फिक्स्ड है, ये एल लेंथ की मैंने रस्सी बांधी हुई है। ओके जी, सवाल है क्या सवाल है कि मेरे को यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, जिसे हम हार्मोनिक्स और फंडामेंटल बोलेंगे। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी वेव की किसके बराबर होगी, लैम्डा अपॉन टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी। इतना क्लियर है? v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। वैसे तो ये मैं टर्म यूज गलत कर रही हूँ, वेव की वेलोसिटी, क्योंकि स्टैंडिंग वेव है तो मैं कहना चाहिए मैम स्टैंडिंग वेव है तो वेव की वेलोसिटी कहां से आई, क्यों नहीं पूछा। ये किसकी वेलोसिटी होगी, v, पार्टिकल की वेलोसिटी बोलो, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी। वैसे जनरल में वैसे तो वेव की वेलोसिटी होती है, बट ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हो, वेव वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो वेलोसिटी किसके बराबर आया बेटा, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। बोलो इतना समझ में आया? मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वी अपॉन लैम्डा के। क्लियर हुआ? हेलो एवरीवन। अब देखो नोड से नोड तक की दूरी कितनी है, नोड से नोड तक कितना वेवलेंथ बनेगा, नोड से नोड तक की वेवलेंथ की दूरी लैम्डा बाय 4, 2 होता है, सॉरी, यस, लैम्डा बाय 2, आई एम सॉरी, लैम्डा बाय 2। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो इस रस्सी की लेंथ है ये किसके बराबर आई, लैम्डा बाय 2 के बराबर आई, लैम्डा। तो यहां पर लिखो v इज योर वेव वेलोसिटी अपॉन लैम्डा को क्या लिख रही हूं मैं, लैम्डा किसके बराबर आया बेटा, 2l के। तो यहाँ लैम्डा को कितना लिखो, 2l लिख दो। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई, v बाय 2l आई, याद रहेगी? यस मैम। ये क्या बना, Yes, ma'am. ये मेरा बना बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बना, पहला हार्मोनिक। बोलो दूसरा हार्मोनिक बनाओ। दूसरे हार्मोनिक में तुम क्या करोगे, जो ये वेव एक ही बनी है, इस वेव को तुम रस्सी में कितनी बना सकते हो, अब बोलो बेटा, 2 बना दोगे इस तरीके से, सौम्या? Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे देखो बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, जहां पर ये रिजिड बाउंड्रीज हैं उधर नोड ही बनेगी। ये भी नोड है क्या, ये भी नोड है क्या, ये भी नोड है, यस और नो। रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, इस रस्सी की लेंथ हमेशा अभी भी क्या है, ये अभी भी एल ही है,
ठीक है। अब मुझे अब निकालनी है कि अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या है। आपने लिखा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है मैम v अपॉन लैम्डा। देखो ये ऊपर से उठा के चिपकाया है एज इट इज, v अपॉन लैम्डा, v इज वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ नोड से नोड की दूरी कितनी है। λ/2 और अब फिर एक और नोड टू नोड आया, कितना, λ/2 तो ये कितना हुआ, यानी लेंथ अब की बार किसके बराबर आई, लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया v अपॉन l। यस और नो। देखो अब जो ये मैंने लिखा है ऊपर v/12, ये मेरा पहला हार्मोनिक है, ये नाम याद रखना, ये पहला हार्मोनिक है, तो मुझे इससे कंपेयर करके चलना पड़ेगा v/12 से, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगी। अब मेरी बात याद रखना, जब भी बात हो हार्मोनिक की, अभी आगे जाके दूसरा पढ़ेंगे ना तो चीजें चेंज होंगी, जब भी बात आए हार्मोनिक की, जो ये आगे नंबर दिख रहा है 2 और 1, अगर 3 आ जाए तो थर्ड हार्मोनिक, 5 आ जाए तो पांचवा हार्मोनिक, 6 आ जाए तो छठा हार्मोनिक, तो ये अब आगे 2 है तो कौन सा हार्मोनिक है, ये सेकेंड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का जो नंबर होगा ये वही होगा जो आगे n लिखा हुआ है। ओके, दिस इज योर सेकेंड हार्मोनिक। और ओवरटोन क्या बनेगा, ओवरटोन क्या First. बनेगा, फर्स्ट। बेटा ये ये नाम है, ये याद रखने हैं, ये पहला ओवरटोन है। ये जो संगीतकार होते हैं ना, ये वो पहचानते हैं, टोन है ये, ओवरटोन है। ठीक है, तो ये क्या बनी, पहली ओवरटोन बनी और दूसरा हार्मोनिक बना। क्या मुझे तुम तीसरा हार्मोनिक बता सकते हो, थर्ड हार्मोनिक क्या निकालने की जरूरत है, थर्ड हार्मोनिक No, no. आगे 3 लग जाएगा। बेसिक क्या है, v/12, बेसिक क्या है v/12, तीसरा हार्मोनिक और सेकंड Overtone. वेरी गुड। अब देखो मैं तुमसे कहूं कि बेटा छठा हार्मोनिक बताओ, सिक्स्थ हार्मोनिक कितना है, सिक्स्थ हार्मोनिक 6 से मल्टीप्लाई v/12, खत्म। अब एक चीज और, अगर तुमसे वेवलेंथ पूछें कि वेवलेंथ कितनी है, तुम्हें पता है ना कि हर बार कितने से ऐड हो रही है, हर बार λ/2 से ऐड करना है। देखो पहले λ/2 था, दूसरे में तुमने λ/2 किया, तीसरे के लिए फिर λ/2 ऐड करोगे, चौथे के लिए प्लस λ/2, तो सब में कितने का ऑर्डर जा रहा है, प्लस प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। ठीक है जी, इतना समझ आया, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। फिर इसके बाद आता है कि एक बाउंड्री को फिक्स रखेंगे, एक को ओपन रखेंगे, और उसके बाद ऑर्गन पाइप्स। अगर ये समझ में आ गया तो ऑर्गन पाइप जस्ट इसका रेप्लिका है। ठीक है, चलो एक चीज और पूछूंगी यहाँ पे, क्या स्टैंडिंग वेव्स अगर दोनों बाउंड्री फिक्स हैं, क्या नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड सेम है, एंटी नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड सेम फॉर्म्ड होंगे। ऐसे सवाल आए तो डरो नहीं, गिन के देख लो, गिनो, सेकंड वाले में गिनो, क्या नंबर ऑफ नोड और नहीं है ना, यस, तो नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड सेम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे नोड का नंबर और एंटी नोड का नंबर सेम नहीं होगा। अच्छा एक चीज और सुनो, क्या मेरे पास जितने हार्मोनिक हैं, जितना नंबर ऑफ हार्मोनिक होगा, क्या उतने नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे, सेकेंड हार्मोनिक्स है, सेकेंड हार्मोनिक में कितने एंटी नोड है, 2 हैं। देखो ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड, तो सेकेंड हार्मोनिक में 2 आए, पहले हार्मोनिक में एंटी नोड 1 आया। तो ये सब थ्योरेटिकल के लिए बता रही हूँ कि थ्योरी में आ जाए तो ऐसी चीज कि क्या मेरे जितने nth हार्मोनिक हैं उतने ही nth एंटी नोड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सवाल रटने की नहीं है, ये चीजें रटने की नहीं है, तुम बना के भी देख सकते हो। अगर वो नीचे वाला हाँ वो नीचे वाला एंटी नोड नहीं होगा। वो सेम ही है ना। देखो ये उस एक्सट्रीम की 2 पोजीशन, भाई एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है मेरे पास, एक्सट्रीम पोजीशन तो 2 होंगी ना, लेकिन पार्टिकल तो एक ही है ना, समझ गए, पार्टिकल एक है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो एक हायर एक्सट्रीम, ये दूसरा वाला एक्सट्रीम, बीच में मीन पोजीशन, इस तरीके से हो रहा है। तो ये एंटीनोड एक ही काउंट होंगी, ये अलग अलग मत गिन देना भाई, ये अलग अलग एंटीनोड नहीं है, ये एक ही है ये। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, वेट 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 वेट,
एक मिनट रुको। हाँ, दो वेव्स है ना, ठीक है, इसी तरीके से बनेगी। तीसरी वाली में इस तरीके से बना लेना, एक एंटी नोड आई, देखो दो एंटी नोड आई, और ये तीसरी एंटी नोड आई। ठीक है, एग्जैक्टली तो यही है ना, वो तो मैंने तुम्हें कवर करके ऐसे सिखाया है। वेव तो एक ही है ना ये वाली बेटा, तो ये ऐसे तीन एंटी नोड आए, मेरी बात समझ रहे हो? ये तो मैंने ऐसे जस्ट ऐसे डैश डैश बनाया है ऐसे। बाकी मेन यही है, एक एक नोड इधर आया, फिर नोड इधर आया, एक नोड इधर और एक इधर। एंटी नोड अभी भी कितने हैं? तीन है। क्लियर हुआ? अब यस वो मैम। जो ये नीचे वाली तुम्हें दिख रही है ना, ये नीचे वाली वेव नहीं है, वो एक ही चीज है। बात समझ गए? वो एक ही चीज है। तो यहाँ से बस तुम्हें ये जो कराया है हार्मोनिक ओवरटोन, ये याद रखना है। बाकी अभी तीन केस बचे हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। और रेजोनेंट जो कॉलम ट्यूब बच वाला एक्सपेरिमेंट है, वो वाला बहुत इजी हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके देन एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं। एक शायद लेक्चर और जाएगा थ्योरी में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चलो देन, ओके बाय एवरीवन।